Bismillahirrahmanirrahim. This is मोहम्मद अनवर रजिस्ट्रेशन नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CHN3 सेमेस्टर 8 यूनिट फर्स्ट एंड हेल्थ ट्रांजिशन एंड ग्लोबल हेल्थ। आज हम लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 7। इससे पहले 6 पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दी स्टूडेंट जिसने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो दे आर सपोज टू वॉच दीज पार्ट फर्स्ट ताकि आपकी बेसिक बने। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को और इसको कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। क्योंकि मोस्ट अब MCQs जो है वो इस टॉपिक से आते हैं, सो हम कोशिश करेंगे कि ईजी वे में उसको डिस्कस कर सकें। अब पॉपुलेशन पिरामिड है क्या, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम स्टडी करते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड को एज पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नाम है एज पिरामिड। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितने पॉलिसी मेकर हैं वो इस पॉपुलेशन पिरामिड की बेस पे जो फ्यूचर में जितनी भी पॉलिसी बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू करते हैं। क्योंकि इस बेस पे करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि अगर हमारे पास, क्योंकि ये एज पिरामिड है, तो अगर हमारे पास यंगर ज़्यादा होते हैं, यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं, तो फिर जो फ्यूचर प्लानिंग होते हैं उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस होते हैं। या अगर इसमें हमारे पास जो इन्फेंट और या बर्थ रेट अगर हाई होते हैं, तो फिर वहाँ पे MCH सेंटर और वैक्सीनेशन इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन होते हैं, तो फिर मतलब जो डायबिटिक्स क्लिनिक होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कार्डियोलॉजी की जो क्लिनिक होते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं। सो जितनी भी पॉलिसी बनते हैं या जो प्लानिंग की जाती है वो पॉपुलेशन पिरामिड या एज पिरामिड के ऊपर करते हैं। इसको अगर हम देखें, पॉपुलेशन पिरामिड की डिफिनेशन को अगर हम देखें, सो पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो कॉल्ड एन एज पिरामिड, जिस तरह मैंने कहा, या उसको एज फ्रैक्चर डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि एक डायग्राम से हम उसको शो करते हैं, तो इसलिए उसको एज फ्रैक्चर डायग्राम भी कहते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफ। ये क्या होते हैं? ग्राफ होते हैं जो शो करते हैं एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। इसके दो एक्सेस होते हैं ना, एक होते हैं वाई एक्सेस और एक होते हैं एक्स एक्सेस। देखिए, इसको कहते हैं वाई, जो वर्टिकल होते हैं उसको कहते हैं वाई एक्सेस, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको कहते हैं एक्स एक्सेस, ठीक है। ये वाई एक्सेस है और ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सेस कहते हैं, ठीक है। ये जो वाई एक्सेस है, ये वाला, ये शो करते हैं एज को। किस चीज़ को शो करते हैं? एज को, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सेस पर जो एक्सेस है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जेंडर को, सेक्स को, ठीक है। जो राइट साइड होते हैं ना, राइट साइड ऑफ द जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लेफ्ट साइड है वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करते हैं एज को, ठीक है। और ये जो बेस है, जो नीचे वाला बेस है, ये रिप्रेजेंट करते हैं बर्थ रेट को, और जो टॉप है वो रिप्रेजेंट करते हैं डेट रेट को, वो डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यानी बेस से जो ऊपर आप जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको एज, क्यों एज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं? बिकॉज जो बेस है वो रिप्रेजेंट करते हैं बर्थ रेट को। अगर जो बेस है वो वाइड हो बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा बच्चे पैदा होते, बर्थ रेट हाई है। और टॉप जितना नैरो हो, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग मरते हैं। अब यहाँ पे जो बेस के करीब जो एरिया है वो यंग पॉपुलेशन को शो करते हैं, मतलब यहाँ तक जो है यंग पॉपुलेशन को शो करते हैं। और जितना वो टॉप की तरफ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे वो ओल्ड पॉपुलेशन को शो करते हैं। 3 टाइप के हमारे पास मेन जो पिरामिड है, आगे हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इकोलॉजी टू डिटरमाइन द ओवरऑल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन एंड इंडिकेशंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी एंड लाइकहुड ऑफ द। देख, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी का मतलब कि अगर कोई पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन पिरामिड, वहाँ पे अगर यंग लोग ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी है वो और भी इंक्रीज होंगे, तो ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन अगर कोई पॉपुलेशन ऐसे है जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो फिर कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, इस स्लाइड में ये जो वर्टिकल लाइन है वो एज को शो करते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
वो मेल और फीमेल को शो करते हैं। मैंने कहा कि जो राइट साइड है यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन हम उस पे मतलब शो करते हैं, और जो लेफ्ट साइड है उस पे हम मेल पॉपुलेशन को शो करते हैं। इसको याद करने के लिए आसान फार्मूला ये है कि फीमेल ऑलवेज राइट, ठीक है, कि फीमेल जो भी कहते हैं वो ठीक कहते हैं, वो कभी गलत नहीं कहते। सो फीमेल ऑलवेज राइट, सो दैट्स वाई जो राइट साइड है उस पे हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन होते हैं, जो लेफ्ट साइड है उस पे हमारे पास मेल पॉपुलेशन होते हैं। और जो वर्टिकल जो एक्सेस है वाई एक्सेस, ये शो करते हैं एज को। ये जो बेस है, ये जो बेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये शो करते हैं बर्थ रेट को, और ये जो टॉप है वो शो करते हैं डेथ को, और इसके बीच में जो एरिया है ये पॉपुलेशन को शो करते हैं। मतलब जो बेस के करीब हो तो मतलब यंग पॉपुलेशन है, जो टॉप के करीब हो तो एट्स मीन के ओल्ड पॉपुलेशन है। अब तीन टाइप की मेन पिरामिड्स हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर तो आप लोग जानते हैं, जिसके तीन कोने होते हैं उसको कहते हैं ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगुलर अगर आप देख ले तो इसमें जो बेस है वो क्या है, वाइड है। तो इसका मतलब क्या है कि बर्थ रेट क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, फिर आगे टॉप पे आप जाएं तो टॉप पे अगर आप देखें तो बिल्कुल उसके जो टॉप है वो क्या है, नैरो है। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग मरते हैं, तो मतलब डेथ रेट भी इंक्रीज है। और बीच में अगर आप पॉपुलेशन को देखें ना, तो पॉपुलेशन आपके पास मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, डिक्रीज है। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है लाइक पाकिस्तान, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन पिरामिड बनते हैं वो ट्रायंगुलर बनते हैं। दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का तो आप जानते हैं कि जो जिसके मतलब कॉर्नर होते हैं, ठीक है, उसको स्टेबल पिरामिड भी कहते हैं। उसमें मतलब अगर देखें तो उसमें बर्थ रेट डिक्रीज होते हैं, डेथ रेट भी डिक्रीज होते हैं, और जो पॉपुलेशन है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। लेकिन इसमें और पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होते हैं। तो जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होते हैं तो लोग ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो एट्स मीन कि उसकी जो एजिंग की अगर हम बात करें तो ओल्ड एज की पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है। और जितनी भी डेवलप कंट्री है जो लाइक यूएसए, तो वहाँ भी इस टाइप की पॉपुलेशन है। तीसरा टाइप को हम कहते हैं एनवर्ड ट्रायंगुलर। जो ट्रायंगुलर है उसको एनवर्ड कर दें, ठीक है, मतलब उसकी जो टॉप है वो क्या हो जाएंगी, वाइट हो जाएंगी, और जो बेस है वो नीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत कम लोग पैदा होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब लोग बहुत कम पैदा होते हैं। क्यों क्यों कि उनके पास जो डेथ रेट है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो लोग पैदा कम होते हैं, आगे जाके मर जाते हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं, मतलब पॉपुलेशन ख़त्म होने की तरफ जाते हैं, क्योंकि लोग कम पैदा होते हैं, ज़्यादा लोग मरते हैं, तो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको डिक्लाइन पॉपुलेशन भी कहते हैं। कुछ कंट्री ऐसे है लाइक जापान, जिसमें मतलब जो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पिरामिड है, और आजकल वहाँ पे जो है मतलब जो लोग बच्चे पैदा करते हैं तो उसको वजीफ़ा और ये चीज़ें भी गवर्नमेंट उसको अभी रिवार्ड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ख़त्म होने की मतलब चांसेस है। सो दैट्स वाई। तो ये तीन टाइप की मेन पिरामिड है। इस पिरामिड की बेस पे आगे फिर जाके मतलब प्लानिंग की जाते हैं। सो टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड मैंने पहले बता दिया कि कितने हैं, तो 3 मेन टाइप है, ठीक है। वाइल ऑल कंट्रीज पॉपुलेशन पिरामिड जो है डिफरेंस होते हैं। बाकी जो पॉपुलेशन है, ये लाजमी नहीं है कि सब कंट्री की जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो सेम है। वो कंट्री टू कंट्री उसको क्या है, डिफरेंस होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। 4 जनरल टाइप्स होते हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड द फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड रेट ऑफ अ कंट्रीज। एक मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट किसी कंट्री को शो करता है। फर्टिलिटी रेट क्या है कि अगर यंग पॉपुलेशन है तो एट्स मीन कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। तो अगर किसी भी पॉपुलेशन पिरामिड की जो बेस है अगर वो वाइड है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्टिलिटी रेट क्या है, इंक्रीज है। अगर किसी भी पिरामिड की जो टॉप है वो नैरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग मरते हैं, तो एट्स मीन की मॉर्टेलिटी रेट क्या है, इंक्रीज है। तो ये मॉर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब जो टाइप है, एक है जिस तरह मैंने वहाँ पे ट्रायंगुलर की बात की थी, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मतलब स्टेशनरी है। स्टेशनरी पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड जो है आर दोज दैट शो somewhat equal proportions of the population in each age group।
There is not a decrease or increase in a population, it's a stable. ऑस्ट्रेलिया या जो बाकी ऐसे डेवलप कंट्री हैं उसमें हमारे पास है, जिस तरह मैंने जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें हमने बात की थी रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर या जो स्टेबल पॉपुलेशन है जिसमें मतलब जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है वो तकरीबन सेम होते हैं, तो मतलब उसमें एक स्टेबल पॉपुलेशन उसको कहते हैं। दूसरा है एक्सपेंसिव पिरामिड। एक्सपेंसिव पिरामिड जो है द पॉपुलेशन विद दिस शेप यूजुअली हैव हाई फर्टिलिटी रेट विद लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। जिस तरह मैंने पहले बताया ट्रायंगुलर की जो मैंने बात की थी, ट्रायंगुलर, ठीक है, जो ट्रायंगुलर हैं जो अंडर डेवलप कंट्री है लाइक पाकिस्तान, तो उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पॉपुलेशन से यूजुअली हाई फर्टिलिटी, ये जो बेस है ना वो क्या होते हैं, वाइड बेस होते हैं क्योंकि हाई फर्टिलिटी रेट होते हैं उसमें, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें कम होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वन है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पिरामिड, देयर इज अ लोअर परसेंटेज ऑफ यंगर पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड, इसमें जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन होते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट हैज कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड, और मैंने पहले बता दिया था कि जो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर है उसको आप कंस्ट्रक्टिव पिरामिड भी कह सकते हैं। या तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों टाइप उसमें दी हैं। जो स्टेशनरी है आप उसको देखिए बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक है, उसकी बेस को देखिए, उसकी टॉप को देखिए, और ये मतलब जो एज के देखिए उसमें, अगर ये आपके पास यंग एज है, ठीक है, ये आपके पास 15 तक है, ये 15 से लेकर 64 तक है, और ये अबाउट 65 है, तो हर एज की पॉपुलेशन के लोग इसमें पाए जाते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव में देखिए, कंस्ट्रक्टिव में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। और जो एक्सपेंसिव है जिसको हम ट्रायंगुलर कहते हैं, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बर्थ रेट क्या है, हाई है, डेथ रेट भी हाई है। तो जब बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट भी हाई है, तो ज़्यादा टाइम तक पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, डिक्रीज है। तो ये तीन मेन टाइप के पॉपुलेशन हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। अब डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसकी पॉपुलेशन पिरामिड या जो डबल बर्डन ऑफ डिजीज है उसमें जो डिफरेंस है वो इस पॉपुलेशन में शो की गई है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपने यहाँ तक याद रखने हैं कि जो वाई एक्सेस है वो एज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्स एक्सेस है वो जेंडर और सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट साइड पे आपके पास फीमेल होंगे और लेफ्ट साइड पे आपके पास मेल पॉपुलेशन होंगे। थ्री टाइप के मैन जो पॉपुलेशन पिरामिड है, जिसमें ट्रायंगुलर है, जिसमें रेक्टेंगुलर है जिसको स्टेबल भी कहते हैं, और जिसमें इन्वर्टेड ट्रायंगुलर है जिसको डिक्लाइन पॉपुलेशन भी कहते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ डेवलपिंग कंट्री, अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो जो शेप का अगर हम करें तो जो बेस है, ये जो बेस है वो ब्रॉड होंगे, क्योंकि हमने पहले बात की थी जो हमारी प्रीवियस स्लाइड में, कि हमने कहा कि उसमें जो बेस है वो क्या होंगी, वाइट होंगे, और जो टॉप है वो नैरो होंगे। तो जो शेप बनते हैं ना वो ट्रायंगुलर टाइप की शेप बनते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि बर्थ रेट हाई होंगी, और जो हाई प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, इसमें यूथ ज़्यादा होंगे। आप इसमें देख सकते हैं ना कि जो बेस है यहाँ पे ये बिल्कुल एक्सपेंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ को शो करते हैं, यंग पॉपुलेशन को, तो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे। ओल्ड पॉपुलेशन इसमें आप देख सकते हैं कि कम होंगे, और जो इस वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या होंगी, कम होंगे। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें होते हैं। हेल्थ इम्प्लीकेशन अगर हम बात करें तो इंक्रीज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, तो मतलब उसमें फर्टिलिटी कैपेबिलिटी ज़्यादा होते हैं। तो जो MCH इशू है, प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज़्यादा है। मॉल न्यूट्रिशन की इशू है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा मतलब पाए जाते हैं। हाई बर्डन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा है। इसके अलावा प्रेशर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, क्योंकि स्कूल्स इसके लिए ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, कॉलेजेस ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, यूनिवर्सिटी ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, और इसके अलावा जो हेल्थ सर्विसेज है, ख़ुसूसन जो MCH है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ते हैं।
एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है लाइक पाकिस्तान, इंडिया या नाइजीरिया, ये कंट्री इस टाइप के पॉपुलेशन उसमें पाई जाती है ट्रायंगुलर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेबल। जो स्टेबल आप उसको कह सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड डेवलपमेंट कंट्री। नेरो बेस, आप देख नेरो बेस किस चीज को शो करते हैं कि बर्थ रेट क्या है, डिक्रीज है। और ये जो है ना आप इसको देख सकते हैं, दिस इज शो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें क्या है, हाई है। और जो आप देख यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन ओल्ड पॉपुलेशन आपके पास क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कम बच्चे पैदा होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज है, सो दैट्स वाई जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज्यादा होंगे। और इसमें क्या है कि इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो होंगे एज कंपेयर टू जो फर्स्ट वन है ट्रायंगुलर। हेल्थ इम्प्लीकेशन इसमें क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं या इशू हो सकते हैं। तो एक क्रोनिक डिजीज इसमें ज़्यादा, क्रोनिक डिजीज क्यों? क्योंकि क्रोनिक डिजीज हमेशा ओल्ड पॉपुलेशन में पाई जाती है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, हम सीविया की बात करें, हम आर्थराइटिस की बात करें, तो मोस्टली ये जो डिजीज़ है या HDN की बात करें तो ये जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसकी डिजीज़ है। तो क्रोनिक डिजीज़ उसमें ज़्यादा होते हैं। गैस्ट्रिक हेल्थ प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर, देख जो ट्रायंगुलर थे उसमें जो ज़्यादा हमारा जो एक्सपेंस था, जो कॉस्ट मतलब हम लगाती थी वो किस चीज़ के ऊपर, तो एजुकेशन। लेकिन जो ये पिरामिड है इसमें ज़्यादा कॉस्ट किस चीज़ के ऊपर आते हैं, हेल्थ के ऊपर, क्योंकि क्रोनिक डिजीज़ के साथ होते हैं। तो डायबिटीज़ क्लिनिक, कार्डिक्स के रिलेटेड जितने भी इशू है तो उसके लिए क्लिनिक, ये सारी उसमें पाए जाते हैं। नीड फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड होम बेस केयर, ठीक है, लॉन्ग टर्म और होम बेस केयर की ज़रूरत होती है। इसमें अगर हम बात करें तो डेवलप कंट्री इसमें आते हैं, लाइक USA है, UK, जापान, वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन पिरामिड आप उसको याद कर सकते हैं TRC, यानी ट्रायंगुलर होंगे, यंग पॉपुलेशन होंगे उसमें, डेवलपिंग कंट्री में होते हैं। और R का मतलब है रेक्टेंगुलर, ओल्ड पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा होंगे, डेवलप कंट्री में ये पाए जाते हैं। सो रिमेंबर T फॉर यंग एंड R फॉर ओल्ड। ठीक है, T का मतलब क्या है, टाइगर। तो टाइगर हमेशा किसको कहते हैं, जो यंग लोग होते हैं ना उसको टाइगर कहते हैं। तो आप टी को टाइगर, जो ट्रायंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइगर्स होंगे। टाइगर का मतलब क्या है कि यंग पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा होंगे। आर का मतलब क्या है कि जब लोग ज़्यादा मतलब 60 से अबव हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, जॉब से हर जगह से वो रिटायर हो जाते हैं। तो आर से आप रिटायर को याद कर सकते हैं। और रिटायर कौन होते हैं, यंग लोग तो रिटायर नहीं होते, रिटायर तो हमेशा ओल्ड जो लोग हैं वो होते हैं। तो अगर पेपर में MCQs में अगर ट्रायंगुलर शेप दी गई है तो एट्स मीन कि वहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होंगे। जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होंगे, इसलिए लोग जो है वो बूढ़े नहीं होंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्रीज है और इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 ईयर है, तो 40 ईयर तो यंग एज है, तो ज़्यादा लोग 40 ईयर में एक्सपायर हो जाएंगे। तो एट्स मीन कि वहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे। तो जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे इसका मतलब है कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। दूसरा यह है कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर प्लानिंग की हम बात करें तो यंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, MCH, जो ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत होगी, एजुकेशन की ज़रूरत होगी जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होगी। और आर मतलब जो रिटायर हो जाते हैं तो क्रोनिक डिजीज़ के साथ होते हैं, जो पुराने लोग हैं जितने भी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन टेबल है पॉपुलेशन पिरामिड की। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें, एक हमारे पास डेवलपिंग कंट्री है और एक हमारे पास डेवलप कंट्री है। अगर डेवलपिंग कंट्री की पॉपुलेशन की शेप की बात करें तो वो ट्रायंगुलर है, क्योंकि ट्रायंगुलर मतलब क्या है कि जिसमें टाइगर होंगे, यंग पॉपुलेशन होंगे, बेस उसके वाइड होंगे। ट्रायंगुलर तो आप बना सकते हैं ना, ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, कितनी बार आप उसको बना सकते। तो ट्रायंगुलर में जो बेस है वो वाइड होते हैं और जो टॉप है वो नैरो होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बेस से जो है ये जगह ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू दैट वन। तो ये ओल्ड पॉपुलेशन को शो करते हैं, ये यंग पॉपुलेशन को शो करते हैं। तो इसका मतलब है कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है इसमें, ओल्ड पॉपुलेशन कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो उसमें या तो रेक्टेंगुलर होंगे मतलब स्टेबल, और या इन्वर्टेड होंगे। इन्वर्टेड क्या है कि जो टॉप है वो
वाइड होंगे और जो बेस है वो नैरो होंगे, कम लोग पैदा होंगे, ज़्यादा लोग मरेंगे, तो जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो जाएंगे। बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें हाई है, क्योंकि ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर शेप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें देख सकते हैं कि बर्थ रेट क्या है, कम है। इसी तरह चाइल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो लार्ज पॉपुलेशन होते हैं उसमें चाइल्ड यानी यंग पॉपुलेशन के, उनकी टी का मतलब है टाइगर। और अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो स्मॉल यंग पॉपुलेशन होते हैं। अगर हम एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो हमने पहले कहा था कि आर जो रेक्टेंगुलर है, आर का मतलब है कि वहां पे लार्ज पॉपुलेशन होगा, लेकिन जो उनके ट्राइंगुलर में टी होते हैं, टाइगर होते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन होंगे ओल्ड एज की। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो मैंने पहले बता दें कि ट्राइंगुलर में कम होंगे, लो होंगे, और रेक्टेंगुलर में हायर होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड ग्रोथ होता है इसमें, और इसमें स्लो ग्रोथ होते हैं। ठीक है, बर्डन, डबल बर्डन ऑफ डिजीज ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस पे हम अलग एक वीडियो बना चुके हैं, एक अलग पार्ट उस पर बना चुके हैं, तो दोबारा डिटेल से हम उस पर डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब क्या है उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करें। देखिए, डबल बर्डन ऑफ डिजीज को हमने पहले कहा था कि जब एक पॉपुलेशन मतलब जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल वो दोनों डिजीजों के साथ वो जब मतलब पाए जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जब दोनों डिजीज एग्जिस्ट होते हैं किसी पॉपुलेशन में तो हम कहते हैं कि डबल बर्डन ऑफ डिजीज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई है जहाँ पे डायबिटीज़ भी है, जो क्रोनिक डिजीज़ है या कार्डिक इशू है वहाँ पे, और उसके साथ साथ वहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हैं। सो कौन से, अगर हम डबल बर्डन डिजीज़ की बात करें डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे मतलब हम उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे कि डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या है, हम कंपेरिजन कर रहे हैं दोनों पॉपुलेशन कंट्रीज की। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, और जो डेवलप कंट्री है लाइक यूएस है या जो यूके है या जापान वगैरह, तो उन दोनों की कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो पहले स्लाइड में हमने कंपैरिजन कर दिया पिरामिड की बेस पे। तो हमने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसके पिरामिड के अगर हम शेप की बात करें, ट्राइंगुलर होते हैं, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं, बर्थ रेट हाई होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होती है। इसी तरह हमने डेवलप कंट्री की बात की कि रेक्टेंगुलर या इन्वर्टेड ट्राइंगुलर पॉपुलेशन के पिरामिड की शेप होते हैं, बर्थ रेट उसमें लो होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होते हैं। तो अभी हम डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्री, मतलब जो डेवलप कंट्री है उस के डबल बर्डन ऑफ डिजीज की बात करते हैं। तो जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्री है उसमें दोनों डिजीज पाए जाते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज भी उसमें पाई जाते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी पाई जाते हैं, जिसलिए इसको कहते हैं डबल बर्डन डिजीज। तो डिजीज जो प्रेजेंट है इसमें हमारे पास कम्युनिकेबल में कौन सी डिजीज है, ज्यादातर ट्यूबरक्लोसिस है। अब पाकिस्तान और इंडिया में देख ले तो ये डिजीज़ बहुत कॉमन है, बाकी कंट्री में तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मलेरिया इन कंट्री में बहुत ज़्यादा है, डायरियल डिजीज़ है, HIV एड्स है। और अगर हम नॉन कम्युनिकेबल की बात करें डेवलपिंग कंट्री में तो ज़्यादातर डायबिटीज़ डिजीज़ जो यहाँ पे पाए जाते हैं, हाइपरटेंसिव है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। ठीक है, और क्यों होते हैं, रीज़न क्या है कि अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो इस कंट्री में ट्यूबरक्लोसिस क्यों है, मलेरिया क्यों है, डायरिया क्यों है। एक तो यह है कि पुअर सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, हमारी जो न्यूट्रिशन है वो भी मतलब हमें बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा, मतलब हाइजीनिक कंडीशन इतने बेहतर नहीं है। रिपीट अर्बनाइजेशन है, लोग जो है और रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आ रही है, तो मतलब वहाँ पे रश हो जाते हैं, क्राउड हो जाते हैं, तो इसीलिए इन्फेक्शन डिजीज आसानी से एक पर्सन टू दूसरे पर्सन वो ट्रांसफर हो सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चेंज, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं। लाइफ स्टाइल में किस तरह चेंजेस आ जाते हैं, जिस तरह अगर हम बात करें हमारे मतलब जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन और जो हाइजीनिक कंडीशन है उसका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखता। वीक हेल्थ सिस्टम, हमारे पास इतने अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होते, हॉस्पिटल नहीं होते, हॉस्पिटल मतलब बहुत दूर दराज इलाकों में होते हैं। जो लोकल BHU या जो RHC है वहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर नहीं होती, MCH सेंटर नहीं होते। तो इसलिए इस तरह अगर इम्पैक्ट की हम बात करें, ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि ओवरलोडेड हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि ये सारी जितने भी पेशेंट है वो फिर सिटीज़ की तरफ आते हैं, तो आपकी जो DHQ है या जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसके ऊपर बर्डन इंक्रीज हो जाते हैं, मॉर्बिडिटी इंक्रीज होते हैं, और मॉर्बिडिटी की वजह से मॉर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज होते हैं। और जब ये सारे होते हैं तो आपको हॉस्पिटल की
नीड पड़ जाते हैं, मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ की नीड पड़ती है, तो इकोनॉमिकल बर्डन भी आते हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हो रही है। आप जो डिजीज पैटर्न है डेवलप कंट्रीज में लाइक यूएसए या जो यूके जापान, उसमें क्या है, अगर हम कंट्री में जो डिजीज है मेनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसमें होते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप कंट्री है ना, उसमें कम्युनिकेबल डिजीज तकरीबन एरेडिकेट हो चुके हैं, तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे जो मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा पाई जाती। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम मैन मेड डिजीज भी कहते हैं ना, मतलब हमारी जो बिहेवियर है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो डाइट है, इसकी वजह से वो डिजीज़ हमें डेवलप होते हैं। ठीक है, हम अक्सर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये रीच पीपल की डिजीज़ है, अमीर लोगों की डिजीज़। और नॉन का जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो हमेशा गरीब लोगों की डिजीज़ होते हैं। तो मेनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, उसमें हार्ट डिजीज़ होते हैं, क्योंकि वो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, वो लोग अल्कोहल की यूज़ करते हैं, वो लोग जो है एक्सरसाइज नहीं करते, उसके पास डिफरेंट फैसिलिटीज़ होते हैं, कार फैसिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का टाइम, डाइट, ज़्यादातर जो डाइट है जो है फास्ट फूड वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से कैंसर भी उसमें ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो नेचुरल है उसके अगेंस्ट जाते हैं ये लोग। स्ट्रोक, क्योंकि एचटीएन और डायबिटीज़ की वजह से, एचटीएन की वजह से जो है फिर उसको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ ये उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाते हैं ड्यू टू लाइफ स्टाइल है, उसकी एक्सरसाइज नहीं करते, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर ज़्यादा मौजूद रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लो प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ उसमें पाई जाता है। मोस्टली या तो इन्फेक्शन डिजीज़ पाई नहीं जाती, अगर है भी तो कंट्रोल होते हैं उसमें। रीज़न क्या है? एक तो यह है कि वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है। देख, जहाँ पे भी एजिंग पॉपुलेशन होगी, एजिंग पॉपुलेशन का मतलब है ओल्ड पॉपुलेशन, जहाँ भी ओल्ड पॉपुलेशन होंगे वहाँ पे क्रोनिक डिजीज होंगे, ये एक बात याद रखिए। जहाँ पे यंग पॉपुलेशन होंगे वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा होंगे। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। तो क्या ओल्ड जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उसको कास होते हैं, या जो यंग एज के लोग होते हैं? HIV और एड्स ये यंग में ज़्यादा है या ओल्ड में ज़्यादा है? ठीक है, इसी तरह HIV और ये सारे मोस्टली जो यंग पीपल है उसमें ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन में आ जाते हैं, ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। तो इसीलिए जो एजिंग पॉपुलेशन है उसमें हमेशा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, या उसके जो मतलब स्ट्रोक, क्रोनिक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, तो एजिंग पॉपुलेशन की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा है उसमें। दूसरा क्या है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मैंने पहले कहा कि अमीरों की डिजीज़ है ये। जो अमीर लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो बाई फुट पैदल इतने वो नहीं करते, मतलब एक्सरसाइज के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। वो जहाँ भी जाते हैं कार को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर काम जो है सिटिंग पोजीशन में करते हैं। उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज होते हैं। हाई कैलोरीज डाइट, मैंने कहा कि ज़्यादा फास्ट फूड वो लेते हैं। ठीक है, तो फास्ट फूड क्या है उसमें जो अगर हम बात करें तो हाई कैलोरीज डाइट है, उसमें स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं। सो डेट्स वाई जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें ज़्यादा पाई जाते हैं। ये कंपैरिजन है एक टेबल के थ्रू जो अभी तक हमने डिस्कस कर दिया। ये हमारे पास डेवलपिंग कंट्री है और ये हमारे पास डेवलप कंट्री है। अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो एक बात याद रखिए, जो डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ हाई होंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कम होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की हम बात करें तो इन जो मतलब डेवलपिंग कंट्री है उसमें अभी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग। लेकिन जो डेवलप कंट्री है उसमें ऑलरेडी बहुत हाईली इंक्रीज है। अभी क्यों इंक्रीज हो रही है? अब देख, अगर हम अपने एरिया में देख लें तो आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंसिडेंट के थ्रू आते हैं, मतलब बाइक इंसिडेंट और ये सारी जो इंजरीज होते हैं, ट्रॉमा होते हैं। तो ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। या आजकल MI कितना, मतलब MI की जो रेट है उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। तो ये क्या है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्री में ये सारी मौजूद है पहले से। हाई हेल्थ सिस्टम बर्डन की अगर बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में बर्डन ऑफ डिजीज़ है,
मतलब कम्युनिकेबल प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो डबल खर्चा आता है ना। आप वैक्सीनेशन को भी इम्प्रूव करेंगे और आप इसके साथ डायबिटीज क्लिनिक और उसके ऊपर भी खर्चा करेंगे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप कंट्री है, उसमें सिंगल डिजीज होते हैं, तो इसमें मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, तो उसमें कॉस्ट कम आते हैं एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। इसी तरह प्रिवेंटिव फोकस अगर बात करें तो इन्फेक्शन कंट्रोल और लाइफ स्टाइल, इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल के थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्री में, और लाइफ स्टाइल के थ्रू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, अगर उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें अगर हम मॉडिफिकेशन लेकर आए, हम उसमें चेंजेस लेकर आए, तो थ्रू एक्सरसाइज की तरफ, अल्कोहल को अगर वो क्वाइट करे, स्मोकिंग को क्वाइट करे, डाइट को बैलेंस डाइट ले, तो इसके थ्रू हम उसको मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटिस्टिक है पाकिस्तान के। हेल्थ स्टेटिस्टिक ऑलरेडी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, अभी हम यहाँ पे मतलब उसको पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम कुछ हेल्थ स्टेटिस्टिक बता रहे हैं कि मतलब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितने हैं, इनफेंट मोर्टेलिटी रेट कितने हैं, फर्टिलिटी रेट कितने हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये क्या है, दिस स्टेटिस्टिक है, ठीक है। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, और ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ये इसके थ्रू जो आपके पास स्टेटिस्टिक आते हैं ना, स्टेटिस्टिक के थ्रू फिर आप प्लानिंग बनाते हैं, आगे जो प्लानिंग आप करते हैं तो इसकी बेस पे। तो पॉपुलेशन या डेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितने हैं, 257.57 मिलियन पॉपुलेशन है, ये जो 2025 के जो मतलब डेटा है उसके मुताबिक ये एस्टिमेट है, मतलब अंदाजे के मुताबिक इतना है, और ये आगे उसके जो रेफरेंसेस दी है कि कहाँ से ये डेटा उसने ली है। पॉपुलेशन अंडर 5 ईयर जो है 14% है टोटल। वमेन एज अगर हम बात करें 15 to 49 ईयर तक, यानी चाइल्ड बेयरिंग एज, जिसमें बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो ये तकरीबन 22% है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे पास 3.6 बर्थ फॉर वमेन है। इसी तरह अगर ये जो फिगर पॉपुलेशन के हमने लिए हैं, तो ये 2025 के जो डेटा है उसके मुताबिक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ नेशनल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 68 ईयर फॉर बोथ सेक्सेस है, मेल और फीमेल के। अगर हमने इंटरनेशनली बात करें तो फॉर द मेल एज 82 और फॉर द फीमेल एज 86। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर है एट बर्थ, ठीक है। अगर उसके बीच में कोई डिजीज़ या कोई इंसिडेंट कोई ना आए तो ज़्यादातर वो 68 जो ईयर है उस तक वो मतलब लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। दिस हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज ओवर रिसेंट ईयर। देख, पहले हमारे पास जो है अगर 2015 की हम बात करें तो हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर थी, लेकिन अभी 25 में अगर हम देख ले तो ये तकरीबन 67.6 है 2023। अगर अभी रिसेंटली हम देख ले तो हो सकता है कि 70 से अबाव। क्यों? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब इंक्रीज होते हैं? जब हेल्थ फैसिलिटीज़ आ जाते हैं, जब आप लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं उसमें, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो इंक्रीज होता है। तो अगर हम कंपेयर करें साउथ एशियन के तो एवरेज हमारे पास जो है वो तकरीबन 71.6 ईयर है एक इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इस तरह मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर की अगर बात करें, ठीक है, तो मेटरनल में हमारे पास एक मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है और रेशो है, ठीक है। तो 154 डेथ्स फॉर जो है 1 लाख लाइव पर। अगर 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं तो इसमें से तकरीबन हर 154 व मतलब 1 लाख बच्चों में से 154 क्या है उसकी डेथ हो जाते हैं, और ये जहाँ से ली गई है तो उसके रेफरेंसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। दिस इज मच हाइयर देन द जो हमारी जो टारगेट्स है, जो गोल है उसके मुताबिक, क्योंकि वो 70 होनी चाहिए, ठीक है, जो मतलब इंटरनेशनली, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू जो SDG टारगेट है, SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है
जो यूनाइटेड नेशन की जो 2015 में ये गोल बनी थी कि 2030 तक हम ये जो टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। तो उसके टारगेट के मुताबिक 1 लाख में से क्या है 70, ओनली 70 जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल कितना है 154 है। तो ये 70 से आप कह सकते हैं कि मोर देन डबल है स्टिल। ठीक है, इंडिकेटर हमारे पास क्या है, अगर न्यूनेटल रेट मोर्टेलिटी रेट की हम बात करें तो ये तकरीबन पाकिस्तान में 39 से लेकर 44,000 लाइव बर्थ हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट एनएमआर कितने हैं, तो ये तकरीबन 39 to 40 इन 1000 है। इनफेंट मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में क्या है 50 से लेकर 54 पर 1000 लाइव बर्थ हैं। इसी तरह अगर अंडर 5 ईयर की जो बच्चे होते हैं उसके जो मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिमेन सिग्निफिकेंटली अबव ग्लोबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टारगेट है, उसकी से अबव है। तकरीबन 63 to 65 पर 1000 लाइव बर्थ है। तो ये कुछ स्टेटिस्टिक है कि मतलब इनफेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है 50 to 54 है, न्यूनेटल कितना है 39 to 40 है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब 4 नंबर पे अगर हम इम्यूनाइजेशन की हम बात करें, पाकिस्तान में अगर हम उसके स्टेटिस्टिक की बात करें, सो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ की हम बात करें तो मीज़ल जो इम्यूनाइजेशन है 12 to 23 मंथ्स में अगर हम उसको कर लें तो तकरीबन 82 से लेकर 84% तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू मीजल वैक्सीनेशन के थ्रू। इसी तरह अगर हम डीपीटी की बात करें, डिप्टीरिया, पोर्टोसिस एंड टेटिनस इम्यूनाइजेशन की, तो 86% जो है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू डीपीटी वैक्सीनेशन। इसी तरह अगर दीज इम्यूनाइजेशन कवरेज लेवल हैव इम्प्रूव ओवर टाइम बट स्टिल शो गैप इन अ फुल कवरेज, हालांकि पाकिस्तान में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दी जाती है, लेकिन स्टिल भी अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है। पोलियो की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान रिमेन वन ऑफ द लास्ट 2 कंट्री इन द वर्ल्ड वियर जो अगर हम पोलियो की बात करें तो स्टिल मौजूद है। 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड, एक पाकिस्तान है और एक अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे स्टिल पोलियो की जो केसेस है वो पाए जाते हैं। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है उससे ऑलमोस्ट जो पोलियो की जो डिज़ीज़ है वो एरिडिकेट हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्टिल ये डिजीज़ पाई जाते हैं। पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन कंटिन्यू टू इम्यूनाइज मिलियन ऑफ चिल्ड्रन डिस्पाइट ऑनगोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। अगर देखें तो मतलब पोलियो की जो वैक्सीनेशन कैंपेन है वो स्टिल कंटिन्यू है इस कंट्री में। आप देख सकते हैं कि कितने सिक्योरिटी चैलेंजेस है, इशू है, उस पर अटैक की जाती है, कितने जो मतलब वर्कर है उसमें उसकी जान चली गई है, लेकिन स्टिल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। न्यूट्रिशनल और चाइल्ड ग्रोथ अगर इसके स्टेटिस्टिक की हम बात करें तो चाइल्ड जो स्टेंटिंग ग्रोथ है, मतलब जो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन है जो अपनी एज तक नहीं पहुंच सकते, वो तकरीबन 37 से 40% है। यानी 37 से 40% चिल्ड्रन जो है अंडर 5 ईयर वो स्टेंटिंग ग्रोथ के साथ होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बात करें तो 7 से लेकर 17% जो पॉपुलेशन है यंग जो बच्चों की अगर हम बात करें तो माल न्यूट्रिशन के साथ है। माल न्यूट्रिशन रिमेन अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ अ चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अगर हम चाइल्ड मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी की बात करें तो इसमें से वन मेजर जो इशू है वो क्या है, माल न्यूट्रिशन है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करें इसके स्टेटिस्टिक के तो ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस जो है वो तकरीबन 258 से लेकर 277 फॉर 1 लाख पॉपुलेशन है। यानी 1 लाख पॉपुलेशन में से 258 या 277 जो इंडिविजुअल है वो ट्यूबरक्लोसिस के साथ होते हैं। HIV प्रिवेलेंस की अगर हम बात करें तो 0.2% ऑफ एडल्ट एज यानी 15 to 49 है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, ये जो है ये डीज आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है उसकी मॉर्टेलिटी में। इसी तरह अगर हम हेल्थ सिस्टम एक्सपेंडिचर की बात करें तो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे पास 0.9% ऑफ द
जो जीडीपी है, तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसके 0.9% जो जीडीपी है वो खर्च होते हैं पब्लिक हेल्थ के ऊपर। इसी तरह अगर हम हेल्थ वर्क फोर्स की बात करें ग्रोथ की, तो इंक्रीज नंबर ऑफ डॉक्टर एंड डेंटिस्ट ओवर द रेसेंट ईयर। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, डेंटिस्ट की बात करें, नर्सिस की बात करें, पैरामेडिक्स की बात करें, तो जो वर्क फोर्स है वो इंक्रीज हो रही है दिन ब दिन। इसी तरह लो हेल्थ एक्सपेंडिचर इफेक्ट एक्सेस टू क्वालिटी सर्विसेज पार्टिकुलर इन रूरल एंड जो अनरिजर्व एरिया है। इसमें यह है कि मतलब अगर लो एक्सपेंडिचर मतलब आपकी जो बजट है उसमें अगर आप हेल्थ के लिए ज़्यादा पैसा नहीं रखेंगे तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हेल्थ सर्विसेज को, जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, खसूसन जो रूरल एरिया है, क्योंकि उसमें क्या है कि वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं होंगे, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल सिटी स्कैन की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, एमआरआई की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं जो एक्सेस है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो क्वालिटी ऑफ केयर है या सर्विसेज है उसकी जो एक्सेस है वो उससे क्या होगी, इफेक्ट होंगी। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस कि कौन सी प्रोग्रेस अभी तक उसमें आई है, मतलब इम्प्रूवमेंट आ चुके हैं उसमें, और कौन सी चैलेंजेस है जो स्टिल मौजूद है। सो अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इम्यूनाइजेशन रेट। हमने पहले कहा कि हमारे 2015 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 65% जो ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, लेकिन अभी तकरीबन 68 ईयर है। तो मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो चुके हैं, इम्यूनाइजेशन रेट इंक्रीज हो चुके हैं। लोग पहले वैक्सीनेशन नहीं करवाते थे, उसके बारे में लोगों के बहुत आप कह सकते कि मैथ्स थे, लेकिन आजकल लोग करवा रही है। डिक्लाइन इन सम मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी मेजर जो एमएमआर है, या अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो डिक्रीज हो चुके हैं। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में ये इंक्रीज थे, लेकिन स्टिल देयर इज ऑनगोइंग चैलेंजेस है, कुछ चैलेंजेस है। हाई मैटरनल इन अंडर 5 ईयर मार्टेलिटी रेट जो है अभी भी जो एसडीजी है उससे काफ़ी हाई है, 63 तकरीबन है। ठीक है, परसिस्टेंट एंडेमिक केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, खसूसन पोलियो ट्रांसमिशन स्टिल पाकिस्तान में पोलियो के केसेस है। माल न्यूट्रिशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों यानी डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ पाए जाते हैं। स्टिल ये चैलेंजेस है फॉर द हेल्थ सिस्टम के लिए। लो हेल्थ फाइनेंसिंग एंड इनइक्वालिटीज़ इन एक्सेस। एक तो यह है कि बहुत कम पैसे रखे जाते हैं, बहुत कम बजट जो है वो खर्च की जाते हैं फॉर द हेल्थ के लिए, और दूसरा ये है कि इनइक्वालिटीज़ इन एक्सेस, मतलब सब जितने भी इंडिविजुअल है सबको एक जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को ज्वाइन कर सके। अगर कोई किसी के पास पैसे, अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो आगा खान में कौन ट्रीटमेंट कर सकते, या ज़ियाउद्दीन में कौन कर सकते, या लियाकत नेशनल में कौन कर सकते, या जो हम केपी की बात करें रहमान मेडिकल जो सेंटर हैं उसमें कौन कर सकते हैं। जिसके पास पैसा हो तो उसकी एक्सेस उन हॉस्पिटल तक है, बाकी की नहीं है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दी जाती है वहाँ पे। तो हर एक के लिए एक जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड नहीं है। अब मेजर ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी एंड डिजीज़ अकरेंस के, एक डिजीज़ को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो चीज़ें एपिडेमियोलॉजिकल में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, एक इंसिडेंस को डिस्कस करते हैं और एक प्रिवेलेंस को डिस्कस करते हैं। जब भी हम डिजीज़ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि इस एरिया में एक डिजीज़ कितने हैं, कितने लोग जो है जो डिजीज़ के साथ है, तो उसके लिए एपिडेमियोलॉजी में टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, या तो इंसिडेंस यूज़ की जाती है या प्रेवेलेंस यूज़ की जाती है। तो इंसिडेंस क्या है, प्रेवेलेंस क्या है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन एपिडेमियोलॉजी मेजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ often a disease occur in a population and how widely it's distributed। जो मेजर ऑफ डिजीज हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि एक डिजीज कितने दफ़ा, कितने मरतबा, कितने लोगों को वो डिजीज हो चुके हैं और कितने लोगों तक वो स्प्रेड हो रहे होते हैं। सो मेजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ कॉमन डिजीज इन अ पॉपुलेशन। सो एक इंसिडेंस का मतलब क्या है, द न्यू केसेस। जब भी कोई पॉपुलेशन में कोई न्यू केसेस
अपीयर हो जाए तो हम उसको कहते हैं इंसिडेंस, जो पहले से मौजूद ना हो, एक न्यू डिजीज। फॉर एग्जांपल आपके पास हॉस्पिटल में 10 लोग हैं जो ट्यूबरक्लोसिस के साथ है, वो 10 जो ऑलरेडी आपके पास वार्ड में या ट्यूबरक्लोसिस के पास के साथ है, वो आपके पास इंसिडेंट नहीं है, दीज आर द प्रिवेलेंस। लेकिन अगर उसमें से किसी और को, हेल्थ वर्कर या किसी और को एक डिजीज हो जाते हैं तो 10 में से 11 हो जाते हैं, तो ये एक जो न्यू डिजीज उसको डेवलप हुआ है उसको कहते हैं इंसिडेंस। सो इंसिडेंस मेजर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज अकरिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। द नंबर ऑफ न्यू केसेस, ये फार्मूला है कि द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज जो डेवलप होते हैं इन अ पॉपुलेशन में एट द रेस्ट ड्यूरिंग द गिवन टाइम ऑफ पीरियड। ऊपर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजीज जो न्यू डिजीज है, और नीचे हम लिखते हैं पॉपुलेशन एट रिस्क, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ। ठीक है, मतलब न्यू केसेस डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क, PR पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, उसमें आपके पास 100 केसेस आ जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, वहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो 20,000 है, फॉर एग्जांपल 20,000 है, उसको आप मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ। ठीक है, तो ये 3030 के साथ काट दे, ये 0 इस 0 के साथ काट दे, ये आपके पास 10 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ जाएंगे 5, तो आपके पास इंसिडेंट रेट क्या है, 5 है। ठीक है, इसी तरह टाइप्स के अगर हम बात करें इंसिडेंट्स रेट के, तो इसमें एक हमारे पास कम्युलेटिव इंसिडेंट्स है। कम्युलेटिव इंसिडेंट्स का मतलब क्या है, इंसिडेंट रेट है और कम्युलेटिव इंसिडेंट्स। इंसिडेंट रेट मेजर द स्पीड ऑफ डिजीज अकरेंस। इंसिडेंट रेट्स में हम किस चीज को, कि मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ अ डिजीज अकरेंस, कि एक डिजीज कितने स्पीड के साथ किसी एरिया में, मतलब अगर ज्यादा केसेस आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंस रेट, पहले 5 फिर 10 फिर 11 12 इस तरह। कम्युलेटिव क्या है, कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज ओवर अ पीरियड। कम्युलेटिव में हम किस चीज को मालूम करते हैं, रिस्क को मालूम करते हैं कि एक डिजीज के अकरेंस होने की कितने रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2025 में पाकिस्तान में ट्यूबरक्लोसिस की केसेस 20 हैं, तो 2027 में कितने होंगे, तो इसको कहते हैं कम्युलेटिव इंसिडेंट्स। एग्जांपल क्या है कि 50 न्यू ट्यूबरक्लोसिस केसेस अकर इन पॉपुलेशंस ऑफ 10,000 इन 1 ईयर। ठीक है, तो किस तरह आप उसके कर सकते हैं कि आपके पास न्यू केसेस कितने हैं, 50 हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क कितना है, 10,000 है, और मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 को 30 के साथ काट दे, 0 को 0 के साथ काट दे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इंसिडेंट्स को मेजर करते हैं। इंसिडेंट्स एक तो यह है कि हमें रिस्क के बारे में बताते हैं, मेजर रिस्क को मेजर करते हैं। किस तरह मेजर कर सकते हैं, कि अगर किसी डिजीज के इंसिडेंस रेट हाई है तो इसका मतलब यह है कि इसके लाइकहुड ज्यादा है कि ज्यादा ये डिजीज आ सकते हैं। यूजफुल फॉर द स्टडिंग केस कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, डिजीज हमने कोहॉर्ट स्टडी में ये बात डिस्कस की थी ना, कोहॉर्ट स्टडी जब हमारे पास एक्सपोजर होते हैं और हम एक्सपोजर को फॉलो करते हैं आगे कि उस एक्सपोजर के थ्रू कोई डिजीज डेवलप होती है या नहीं, तो इंसिडेंस उसमें हम मालूम करते हैं ना, तो ये उसकी बात हो रही है। इंपॉर्टेंस फॉर द प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव प्रोग्राम। देख जिस इंसिडेंट्स रेट हाई होंगे तो हम फिर इसके लिए डिफरेंट टाइप के प्रिवेंटिव जो मेजर है वो फिर करते हैं। प्रिवेलेंस क्या है, प्रिवेलेंस का मतलब है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट डिजीज होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सो प्रिवेलेंस मेजर ऑल एग्जिस्टिंग केसेस, यानी ओल्ड एंड न्यू सब, ठीक है, जो ऑलरेडी मौजूद केसेस होते हैं एट स्पेसिफिक टाइम, दोनों में स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन की बात होना लाजमी है। द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन एट इन अ गिवन टाइम। सो ये पॉपुलेशन प्रिवेलेंस की क्या है, डिफिनीशन है। फार्मूला क्या है कि ऑल एग्जिस्टेड केसेस, इंसिडेंट में क्या थे, न्यू केसेस, इसमें क्या है, ऑल एग्जिस्टेड केसेस, और इंसिडेंट्स में नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था कि द पॉपुलेशन एट रिस्क, लेकिन इसमें टोटल पॉपुलेशन की बात होगी, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे प्रिवेलेंस पॉइंट। इसमें 2 टाइप की प्रिवेलेंस है, एक पॉइंट प्रिवेलेंस है और एक पीरियड प्रिवेलेंस है। पॉइंट प्रिवेलेंस का मतलब क्या है, पॉइंट एट द टाइम, एट वन पॉइंट इन टाइम। फॉर एग्जांपल आप आज जाते हैं किसी कम्युनिटी में,
कोई कम्युनिटी आप ले लें, कोई भी कम्युनिटी आप ले लें, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं दीर आफर और वहाँ पे आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं और आप वहाँ पे लोगों की कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल HCV या जो हेपेटाइटिस बी है या BP लोगों की चेक करते हैं HTN के लिए, या डायबिटीज़ के लिए आप कोई कैंप लगा देते हैं, वहाँ पे आपके पास जो केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं इन दैट टाइम, उसको कहते हैं पॉइंट प्रिवेलेंस, क्योंकि एक टाइम आपने उसको कर दिया। ठीक है, पीरियड प्रिवेलेंस क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी 2026 में आप वहां पे गई, आपने वहां पे एक पॉपुलेशन के टेस्ट करवा दी, डायबिटीज टेस्ट, आपके पास 10 केसेस आ गई, फिर आपने कहा कि 3 महीने तक हम जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग करेंगे या टेस्ट करेंगे, और फिर आप फरवरी या मार्च में जाते हैं तो वहां पे मतलब आपके पास जो ओल्ड केसेस 10 ओल्ड केसेस है, जो न्यू केसेस आपके पास आ जाते हैं, वो सारे मिला के फिर आपके पास जो केसेस बन जाते हैं उसको कहते हैं पीरियड। पीरियड का मतलब है कि उसमें एक ड्यूरेशन होगा, एक गैप होगा। एग्जाम्पल क्या है कि अब 200 पीपल हैव डायबिटीज इन अ पॉपुलेशन ऑफ 5000। फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस, तो एग्जिस्टिंग केसेस क्या है 200 है, टोटल पॉपुलेशन क्या है 5000 है, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 30 के साथ काट दे। ठीक है, 200 को डिवाइड करें 5 से तो ये आपके पास आ जाएंगे 40, आपके पास आ जाएंगे 40 आ जाएंगे या 80। ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगे 40 पर 1000। इसका मतलब क्या है कि हर 1000 में से कितने लोगों को ये डिजीज है, 40 लोगों की ये डिजीज है। क्यों करते ये बर्डन ऑफ डिजीज, हम कहते हैं ना कि इस पॉपुलेशन में ये डिजीज कॉमन है, बहुत ज्यादा है, ये हमें प्रिवेलेंस से पता चलता है। यूज फॉर द हेल्थ सर्विसेज प्लानिंग, हेल्थ सर्विसेज प्लानिंग क्यों किस तरह हम कर सकते हैं, अगर किसी एरिया में डायबिटीज केसेस ज्यादा है तो इसके लिए हम डायबिटीज क्लिनिक ओपन करेंगे, HIV HCV है तो इसके लिए हम कम्युनिकेबल प्रिवेंटिव डिजीज को हम मेजर को हम करेंगे। कॉमनली यूज फॉर अ क्रोनिक डिजीज, ठीक है, प्रिवेलेंस हमेशा क्रोनिक डिजीज के लिए होते हैं ना, क्योंकि जो डिजीज ज्यादा टाइम के लिए पाई जाते हैं किसी एरिया में। डिजीज अकरेंस ये हमारे पास कुछ है सिप्स, आप उसको मालूम कर सकते हैं। हमारे पास स्पोर्डिक डिजीज है, एंडेमिक है, एपिडेमिक है और पेंडेमिक है। ठीक है, स्पोर्डिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो ओकेजनली होते हैं, हमेशा वहाँ पे पाई नहीं जाती, बस खास एक टाइम पे आ जाती है, सेशन में आ जाती है। एंडेमिक डिजीज वो डिजीज है जो ऑलवेज पाई जाते हैं, लेकिन किसी कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल टाइफाइड की अगर हम बात करें या मलेरिया की हम बात करें। एपिडेमिक वो डिजीज है जो नॉर्मली तो पाई जाते हैं लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में जब डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये किसी खास एरिया तक महदूद होते हैं या कंट्री तक महदूद होते हैं। और पेंडेमिक जब एक आउटब्रेक ऑफ डिजीज होता है, लेकिन इसमें जब मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, जब मल्टीपल सिटीज इन्वॉल्व है, अगर एक सिटी में एक डिजीज है तो उसको हम कहते हैं एंडेमिक, अगर इसमें मल्टीपल सिटीज इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक, अगर इसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। तो सी हाउ डिजीज क्या है, पी प्रेड, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सो स्पोर्डिक क्या है, डिजीज आकर ओकेजनली एंड इरेगुलरली, नो क्लियर पैटर्न, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी डिजीज आ जाती है कभी गायब हो जाते हैं। एग्जांपल क्या है, रेबिस या टेटिनस। रेबिस हर किसी को नहीं होते ना, अगर कोई मतलब पागल कुत्ता किसी एरिया में आ जाए तो वहाँ पे लोगों को डिजीज काज करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बस सबको रेबिस होंगे। ठीक है, या टेटिनस अगर कोई ट्रॉमा हो जाते हैं या किसी वजह से तो ये डिजीज हो सकती है, लेकिन ये इरेगुलरली पाई जाते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, कंटिन्यूसली नहीं, ओकेजनली सिचुएशनली ये पाए जाते हैं। एंडेमिक क्या है, एंडेमिक डिजीज इज कंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैंने कहा कि जब किसी खास एरिया में एक डिजीज पाई जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडेमिक। तो क्या है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डिजीज, एग्जांपल क्या है, मलेरिया है इन सम रीजन इन पाकिस्तान। ठीक है, हाइपरडेमिक है, डिजीज आकर एट परसिस्टेंट हाई लेवल, वो भी स्पेसिफिक एरिया में होते हैं लेकिन हाई लेवल में जब आ जाते हैं। एग्जांपल क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। इसी तरह एपिडेमिक क्या है, सडन इंक्रीज इन डिजीज काज अबाउट नॉर्मल एक्सपेक्टेशन।
ठीक है। जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि कोई डिजीज है जो 10 लोगों को हो सकते हैं, अब 10 के बजाय वो 100 या 1000 लोगों को हो जाए, जो आपकी एक्सपेक्टेंसी है उसको क्रॉस कर ले, तो उसको हम कहते हैं आउटब्रेक। अगर डायरिया तो होते हैं ना, हर हम कहते हैं कि जो समर सीजन है उसमें डायरिया होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ डायरिया हो जाए तो हम कहते हैं आउटब्रेक है। तो क्या है? एपिडेमिक है। ठीक है। एपिडेमिक में अक्सर मल्टीपल सिटीज इन्वॉल्व होते हैं किसी कंट्रीज में, या किसी खास एरिया में भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है उससे अबाउट होते हैं। पेंडेमिक क्या है कि जब एपिडेमिक डिजीज स्प्रेड हो जाए अक्रॉस कंट्रीज, मतलब जो बाकी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरह हमने कोविड-19 की बात की। देख, कोविड-19 जब चाइना तक महदूद था तो इट वाज एपिडेमिक, लेकिन जब चाइना से वो पाकिस्तान और यूएसए और ये बाकी जो कंट्रीज, इंडिया, उसमें ट्रांसफर हुए तो फिर उसको पेंडेमिक हम कहते हैं। तो पेंडेमिक में ये याद रखें, दोनों में आउटब्रेक है, एपिडेमिक में भी है, पेंडेमिक में भी है। लेकिन अगर किसी एरिया तक महदूद है और उस एरिया में उसकी जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा केसेस आ जाते हैं तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन जब मल्टीपल कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व होते हैं एपिडेमिक डिजीज में, तो फिर हम उसको पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है। मॉर्टेलिटी मेजर रिलेटेड टू डिजीज फ्रीक्वेंसी, एक हमारे पास क्रूड डेथ रेट है। क्रूड डेथ रेट उसको कहते हैं ना, जो टोटल डेथ ऑफ इन पॉपुलेशन होते हैं ड्यूरिंग एन ईयर, जिसमें हम एज को नहीं देखते, चाहे यंग हो, चाहे इनपेन हो, चाहे न्यूनेट हो, हम जेंडर को नहीं देखते, चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन टोटल डेथ को हम देखते हैं किसी पॉपुलेशन में। मेड ईयर ऑफ पॉपुलेशन से हम उसको डिवाइड करते हैं और 1000 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पाकिस्तानी किसी कम्युनिटी, या पाकिस्तान में अगर हम किसी के डेथ की बात करें, तो टोटल पॉपुलेशन हम उसमें लेते हैं कि एक पॉपुलेशन में टोटल कितने लोग मरते हैं, इसमें एज और इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट ये है कि किसी खास डिजीज की वजह से जब लोग मरते हैं, तो इसका फार्मूला क्या है कि जो डेथ फ्रॉम अ डिजीज, फॉर एग्जांपल कोविड-19 से है, तो हम सिर्फ वो केसेस ले लेते हैं जो कोविड-19 से मरते हैं, और टोटल केसेस ऑफ डिजीज उस पर डिवाइड करते हैं, 1000 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में टोटल जो है 500 लोगों को एक डिजीज है। ठीक है, कोई भी डिजीज आप ले लें, 500 लोगों को डिजीज है, उसमें से 50 लोग मर जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि 50 जो मरते हैं उसको आप नॉमिनेटर में लिखेंगे, जो टोटल पेशेंट है उस डिजीज के साथ 500 की हमने बात की, वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 1000 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 0 को 0 से काट दे, ये 0 भी 0 से काट दे, ये 0 को मल्टीप्लाई करें तो 500 डिवाइड बाई 5, सो इट्स मीन 100। ठीक है, तो आपके पास क्या है? डिजीज स्पेसिफिक रेट 100 है। ठीक है, इसी तरह केस फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है? केस फर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि मतलब जो किसी खास केस की वजह से मेजर, अब जो केस फर्टिलिटी रेट ये हमें हमेशा सिविरिटी के बारे में बताते हैं। अगर एक डिजीज है, स्पेसिफिक एक डिजीज से, और उससे जो लोग मरते हैं, अगर ये ज्यादा है, केस फर्टिलिटी रेट हमारे पास इंक्रीज है, तो इसका मतलब ये है कि इस डिजीज की वजह से ज्यादा लोग मरते हैं। लेकिन अगर केस फर्टिलिटी रेट हमारे पास डिक्रीज है, तो इसका मतलब ये है कि इस डिजीज से मॉर्टेलिटी रेट क्या है? कम है, कम लोग मरते हैं उससे। ठीक है, एग्जाम्पल हाई जो केस फर्टिलिटी रेट इन रेबीज इंडिकेट हाई सिविरिटी। रेबीज से कितना, देख, जिसको भी रेबीज हो जाते हैं तो क्या रेबीज से कोई रिकवर होते हैं? नहीं होते ना। तो रेबीज की जो CFR है वो क्या है? हाई है। लेकिन अगर हम क्या है, अर्थराइटिस की बात करें तो अर्थराइटिस से तो बहुत कम लोग मरते हैं ना, बल्कि ना होने के बराबर है। तो उसकी जो केस फर्टिलिटी रेट है वो क्या होंगी? डिक्रीज होंगे। ठीक है, डिक्रीज ये एक निमोनिक है कि इससे आप उसको याद कर सकते हैं। आई का मतलब है इंसिडेंट्स, इंसिडेंट का मतलब होते हैं न्यू केसेस, पी का मतलब है प्रेवलेंस, प्रेवलेंस का मतलब होते हैं ऑल केसेस जो पहले से मौजूद होते हैं। नाउ रिमेंबर एन कमिंग वेज प्रेजेंट, एन कमिंग का मतलब क्या है? इंसिडेंट्स आई, और प्रेजेंट का मतलब क्या है? जो पहले से मौजूद हो, पी। तो पी फॉर द प्रेजेंट एंड आई फॉर द एन कमिंग, जो बाद में आने वाली चीज, जो रेस्ट के बारे में आपको बताते हैं, प्रेडिक्शन। अब कौन सी चैलेंजेस है जो फेस बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड
एड्रेसिंग अ कम्युनिटी नीड। जब भी आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं और जो कम्युनिटी की जो नीड है उसको जब आप एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो कौन सी ऐसी चैलेंजेस है जो एक कम्युनिटी नर्स फेस करते हैं। सो कम्युनिटी नर्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रोवाइडिंग प्राइमरी केयर एट द कम्युनिटी लेवल। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है ना, वो डिजीज को प्रिवेंट करना, हेल्थ में को प्रोमोट करना और प्राइमरी हेल्थ को प्रोवाइड करना, उसमें सबसे जो वाइटल रोल है वो प्ले करते हैं। हाउ एवर दे फेस मल्टीपल चैलेंजेस दैट इफेक्ट देयर एबिलिटी टू मीट द कम्युनिटी हेल्थ नीड इफेक्टिवली। कौन से मतलब चैलेंजेस है, इशू है? सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेस है। मेडिसन नहीं है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, मेडिकल सप्लाईज नहीं है, इनएडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन की मतलब लिमिटेड है, हमारे पास इतने एम्बुलेंस ये चीज़ नहीं होते, ठीक है। तो ये या होम विजिट के लिए हमारे पास इतने वर्कर नहीं है कि वो हर घर पे जाए और लोगों को डोर टू डोर मतलब हेल्थ को प्रोवाइड करे। इम्पैक्ट, डिले इन केयर, इनकम्प्लीट, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, मतलब इसके क्या असर हो सकते हैं अगर लिमिटेड रिसोर्स है? एक तो यह है कि जो केयर है वो क्या होंगे, डिले होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर किसी विलेज में किसी को स्ट्रोक हो जाते हैं, उसकी जो लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़ है, BHU, वहाँ पे CT स्कैन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो वो सिटीज़ की तरफ जाएंगे। जब सिटीज़ की तरफ जाएंगे तो रास्ते में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मतलब वो जो फैसिलिटी जिसको उसी टाइम रिक्वायर थी उसमें डिले आ जाएंगे। इनकम्प्लीट सर्विसेज कम, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि अगर आप लोकल हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे आपको मेडिसिन भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे अगर आपकी CT स्कैन नहीं हो सकती है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट सर्विसेज है। एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशन, क्योंकि जो टाइमली जो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेन हेल्थ वर्कफोर्स, ठीक है, नर्सिस कम है, डॉक्टर कम है, डेंटिस्ट कम है, बाकी जो वर्क प्लेस मतलब जो ट्रेन लोग हैं वो कम है। MCH सेंटर जितनी भी लोग चलाते हैं ना, मोस्टली जो नॉन ट्रेन लोग हैं वो चलाते हैं। इसीलिए तो मार्टेरिटी रेट और एनपेन मार्टेरिटी रेट, मैटरनल मार्टेरिटी रेट तो इसलिए हाई है। तो इनसफिशिएंट नंबर ऑफ नर्सिस एंड एलाइड हेल्थ वर्कर बहुत कम है। हेवी वर्क लोड ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज, एक नर्स के ऊपर तकरीबन 10 to 15 पेशेंट होते हैं। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होते हैं फॉर द कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके इम्पैक्ट क्या है? एक बर्नआउट, देख लोग छोड़ के बाहर जाते हैं ना, जो फॉरेन कंट्रीज है, कुवैत और सऊदी अरब, वहाँ पे लोग जाते हैं। रिड्यूस एफिशिएंसी एंड कंप्रोमाइज पेशेंट केयर, और इसकी वजह से जो पेशेंट केयर क्या होंगी, कंप्रोमाइज होंगे अगर नर्सेज नहीं है तो। हाई डिजीज बर्डन, दिस इज द थर्ड चैलेंजेस है जो फेस करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के। को एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज लाइक TB, मलेरिया, डेंगू एंड राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये मतलब अगर एक कम्युनिटी में बर्डन ऑफ डिजीज है, दोनों टाइप की डिजीज पाई जाते हैं, तो इसके क्या इम्पैक्ट है? एक डिफिकल्टी एंड आप जो है किस तरह प्रायोरिटी दे सकते हैं कि आप कौन सी को पहले मैनेज करेंगे और कौन सी को आप बाद में मैनेज करेंगे। सो मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो मतलब उससे हो सकते हैं। 4 नंबर पे कौन सी चैलेंजेस हैं? लो हेल्थ लिटरेसी, लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि हेल्थ क्या है, किस तरह आप हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं, किस तरह आप डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज अमंग द कम्युनिटी मेंबर। दूसरा क्या है? मैथ्स। मैथ्स क्या है कि कुछ ऐसे मतलब आप उसको कह सकते हैं कि अनट्रूथ चीज़ें होते हैं ना, लोग कहते हैं, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं ना कि अगर आप काली बिल्ली देखेंगे तो क्या होंगी, बुरा दिन आपका गुजरेंगे, लेफ्ट आई अगर मतलब हाँ ब्लैंकिंग करेंगे तो कोई बुरी खबर आपको मिलेंगी, तो इसको मैथ्स कहते हैं। तो इसी तरह कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं या कल्चर बिलीव्स होते हैं जिसके थ्रू जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको उस तरह यूटिलाइज नहीं करते। रेजिस्टेंस होते हैं खसूसन इम्यूनाइजेशन को या प्रिवेंटिव सर्विसेज को। लोग क्या कहते हैं ना पोलियो के बारे में, आजकल भी लोगों की क्या मैथ्स है कि कोई कहते हैं कि ये जो फर्टिलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं, इनफर्टिलिटी को काज करते हैं, फिर आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे। जिस तरह कोविड-19 के बारे में बहुत ज़्यादा आते हैं कि मतलब ये
हार्ट अटैक को काज करते हैं वगैरह। तो ये सारे क्या है, मेडिसिन की वजह से लोग जो है मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं करते। तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? एक तो ये कि पुअर कंप्लाइंस होते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो सकते जिस तरह है, और जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम है या जो ट्रीटमेंट है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते किसी एरिया में। सो फिफ्थ नंबर पे कौन से प्रॉब्लम है? सोशो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। इतने फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, सोशली हम इतने डेवलप नहीं है। तो एक तो पुअर्टी है इन अनएम्प्लॉयमेंट। देख, पुअर्टी की वजह से आप अगर गरीब हैं तो क्या आप अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप अच्छी सर्विसेज को अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग अपने खाने पीना माल न्यूट्रिशन के साथ ज़्यादातर लोग जो है वो ग्रोथ करते हैं। पुअर हाउसिंग एंड सैनिटेशन। जब पुअर हाउसिंग होते हैं, सैनिटेशन होते हैं, हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होते, तो कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा वहाँ पे पाई जाते हैं। फूड इनसिक्योरिटी है एंड माल न्यूट्रिशन। फूड इनसिक्योरिटी मतलब जो फूड हम लेते हैं वो बैलेंस फूड नहीं है, और माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा। माल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब माल न्यूट्रिशन दोनों पॉपुलेशन में है, जो पुअर लोग हैं उसमें भी माल न्यूट्रिशन है और जो रिच लोग हैं उसमें भी है। क्योंकि माल न्यूट्रिशन जब आपकी जो बैलेंस डाइट है उससे आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। इम्पैक्ट क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा और भी आ जाएंगे। हेल्थ एजुकेशन और इंटरवेंशन के बजाय हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं। कल्चर एंड सोशल बैरियर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है, खसूसन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो फेस करते हैं। जेंडर नॉर्म्स या जो रिस्ट्रिक्टिंग वमेन एक्सेस टू केयर। लोग अक्सर अपनी जो वमेन है उसको इनकरेज नहीं करते कि वो जाए हॉस्पिटल जाए और अपनी केयर करे। और डेली अगर हम अपनी रूरल एरिया की बात करें तो क्या वहाँ पे इंटरनेटल केयर मिलते हैं? नहीं मिलते ना। कौन है जो हर मंथ जाए और मतलब एमसीएच में और वहाँ पे अपने आप को दिखाए, अल्ट्रासाउंड और ये सारी चीज़ें कर लें? तो नहीं है, वहाँ पे इनकरेज नहीं किया जाता। फीमेल को तो बिल्कुल इनकरेज नहीं किया जाता। प्रेफरेंस फॉर ट्रेडिशनल जो हेलर है, ठीक है, जो अक्सर घर जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, रेमेडीज, होम रेमेडीज पे ज़्यादा लोग वो करते हैं, रिलाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू। अच्छी हॉस्पिटल नहीं जाते ना, अगर कोई ओन हो जाती है तो उसके ऊपर क्या रखते हैं घर में, अब सबको पता है, टकोर और ये सारी चीज़ें करवा देते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर हैं। अब अगर हम सिटीज़ में जाए तो हमारे पास एक तो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। अगर उर्दू या इंग्लिश में बात करनी हो तो हम तो नहीं कर सकते। इम्पैक्ट क्या है कि डिफ़िकल्टी इन डिलीवरिंग जो है कल्चरली जो एक्सेप्टेबल केयर है वो डिलीवर हम नहीं कर सकते। वो केयर जो आप वो केयर देंगे जो कम्युनिटी और कल्चरली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। 7 नंबर पे है क्या है, ज्योग्राफिकल एंड एसेसिबिलिटी इशू। अगर कोई रिमोट या हार्ड टू टच एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे यहाँ तो अपर दीर में, अगर आप बरावाला और इससे आगे, मुझे तो उन इलाकों का इतना नाम याद नहीं है, लेकिन अगर आप पहाड़ियों इलाकों की बात करें तो क्या वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उन लोगों को एक्सेस है कि वो अच्छे केयर मतलब वो उसको एक्सेस है? नहीं है। पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अगर सर्जिकल पेशेंट है तो हमारे जो रोड सिस्टम है उसमें अगर हम उसको लेकर जाएंगे तो हम पेशेंट को बजाय इसको कि हम उसको और ठीक करें, हम उसको और भी उसकी जो हेल्थ है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अगर नाइट में खुदा न खास्ता किसी को पेन भी आ जाए तो क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होते हैं कि वो सिटीज़ की तरफ आपको लेकर जाए? तो इसके इम्पैक्ट क्या है कि लिमिटेड आउटरीच, मतलब आप नहीं, डिले सर्विसेज हो जाते हैं और पुअर फॉलो अप, लोग बार बार फॉलो अप नहीं करते। 8 नंबर पे है वीक हेल्थ सिस्टम सपोर्ट, ठीक है, पुअर रेफरल सिस्टम, हमारे पास अच्छा रेफरल सिस्टम नहीं है। अगर हम पेशेंट को रेफर भी करते हैं किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल को भी अगर हम रेफर करते हैं तो हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? नहीं है, ठीक है। इन एडुकेट सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग नहीं है। लिमिटेड कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेल्थ सेक्टर, और इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड केयर या इनसफिशिएंट सर्विसेज डिलीवरी उतने नहीं होते। 9 नंबर पे कौन से प्रॉब्लम है? इन एडुकेट डेटा इन सर्विलेंस। हमारे पास, हमने इंसिडेंट्स और प्रेवलेंस की बात की, ये सब डेटा बेस पे है, लेकिन हमारे पास तो इतना मतलब ना तो हम सर्वे कंडक्ट करते हैं उसी तरह, ना हमारे पास कोई डेटा कलेक्शन के लिए कोई मतलब ट्रस्टेबल कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है। पुअर डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम, डिजीज तो बिल्कुल यार रिपोर्ट ही नहीं होते, अगर रिपोर्ट होते हैं तो करेक्टली रिपोर्ट नहीं होते। इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड्स,
लिमिटेड केस ऑफ डेटा फॉर प्लानिंग। तो इसकी क्या है कि इनइफेक्टिव प्लानिंग होते हैं। अगर आपके पास किसी एरिया में डिजीज ज़्यादा है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता, तो क्या उसके लिए इम्यूनाइजेशन और रिप्रोग्रामिंग मतलब अरेंज करेंगे? नहीं करेंगे डेफिनेटली। तो मतलब ये है कि प्लानिंग इनइफेक्टिव होती है, आउट ब्रेक रिस्पॉन्स जो है वो डिले हो जाते हैं। और 10 नंबर पे क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, रिस्क ऑफ वायलेंस एंड हरेसमेंट्स एंड ऑफ फील्ड वर्क। फील्ड वर्क प्लेस वायलेंस कितनी ज़्यादा है? हुसन हमारे हाँ यहाँ पे हॉस्पिटल में कौन सी सिक्योरिटी है? कोई भी नहीं है। इनसिक्योरिटी ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और आउटरीच कैंपेन, कितने लोग जो है पोलियो कैंपेन के दौरान उसको मारे जाते हैं। ठीक है, सो इम्पैक्ट क्या है? लोगों के दिलों में और भी फेयर आ जाते हैं, डर आ जाते हैं, मोटिवेशन रिड्यूस हो जाते हैं, और जो फील्ड एक्टिविटीज़ है वो लिमिटेड हो जाते हैं। 11 नंबर पे जो इशू है वो क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इशू। जो कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो किसी भी प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं करते। लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ प्रोग्राम, कोई भी हेल्थ प्रोग्राम आप वर्कशॉप अरेंज करें, आप कोई भी स्कूल में जाए वहाँ भी कोई सेमिनार अरेंज करे, तो मतलब कोई भी कम्युनिटी के जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लो ट्रस्ट इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सरकारी हॉस्पिटल पे तो कोई यकीन ही नहीं करता। ठीक है, लोग जब भी आते हैं तो मतलब उसकी ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर, इसीलिए तो ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल, इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो रिड्यूस प्रोग्राम ओनरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस कौन से हैं? 12 नंबर पे। ठीक है, ये जो हमारा एरिया है, फ्लड्स, बहुत ज़्यादा सैलाब ज़दा इलाके हैं, बार बार सैलाब आते हैं, हीट वेव्स आते हैं, यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट इतना नहीं है। ठीक है, वाटर कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंक्रीज डिजीज़ को इंक्रीज करते हैं, आउटब्रेक इन इमरजेंसी वर्कलोड को इंक्रीज कर सकें। अब एक CHN जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसके क्या रूल्स है? स्पेसिफिक चैलेंजेस रूल क्या है? एक तो यह है कि बैलेंसिंग प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड जो क्यूरेटिव रूल्स है उसमें बैलेंस हो रखें। दूसरा क्या है कि मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क along with the field work, working with limited authorities and decision making। तो ये टॉप चैलेंजेस हैं, इस फार्मूले से आप उसको याद कर सकते हो। हेलो, एच का मतलब है हाई डिजीज बर्डन, ये बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेंट प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ए का मतलब है एक्सेस प्रॉब्लम है, रिमोट एरिया है, लोगों को एक्सेस नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज़ को। एल का मतलब है लो हेल्थ लिटरेसी, लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है। ओ का मतलब है वर्कड, यानी अंडर रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज नहीं है। सो रिमेंबर CHN नीड अ हेलो to help communities. So it was all about the first unit, total 7 पार्ट में हम उसको कर चुके हैं। सो होपफुली कि आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर टाइमली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी।